नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया है। पिछले तकरीबन 9.5 घंटे से इस पर लोकसभा में बहस चल रही है। सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं। सरकार का दावा यह है कि संशोधन बिल गरीब और निचले तबके के मुसलमानों के हित में है। वहीं विपक्ष का दावा है कि यह बिल मुस्लिमों के खिलाफ है। सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए बने बोर्ड में हस्तक्षेप कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि यह बिल मुस्लिमों की जमीन और उनकी दुकानें छीनने की साजिश है। लोकसभा में आज किस तरह इस बिल पर बहस चली और क्या है ये वक्फ संशोधन विधेयक, इस रिपोर्ट में देखिए। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Musliman Waqf Repeal Bill 2024. मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया ये बिल? कहां से आया? भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। On behalf of All India Trinamool Congress, under the leadership of the Mamata Banerjee, I strongly oppose the bill in entirety. पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है। राहुल, ममता, लालू, अखिलेश वक्फ के जरिए दे दिया खास संदेश। संसद में वक्फ बिल पर आर पार, सरकार का वार या किया उद्धार। वक्फ सरकार और विपक्ष दोनों के लिए सबसे बड़ा है। वक्फ बहाना कहां निशाना? वक्फ मौजूदा वक्त में देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा। वक्फ जिसके नाम पर पिछले कई दिनों से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद का माहौल गर्म है। बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया, जिस पर काफी लंबी बहस चली। लेकिन इस दौरान लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जो बहस हुई वो आपको जरूर सुननी चाहिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने न सिर्फ विधेयक को लाने के पीछे की सरकार की मंशा जाहिर की, बल्कि इस बहाने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मैं मानता हूं ये आज एक ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है। ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में 2014 में हम सब चुनाव में गए और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है। लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। ये प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में
हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है। और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्त प्रॉपर्टी है तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आज के ये वक्त संशोधन बिल जरूरत है। अध्यक्ष महोदय जी, सर 2006 में 4.9 लाख वक्त प्रॉपर्टी था और उसका इनकम कितना था मैं बता दूं आंकड़ा सर, आप कहेंगे 4.9 लाख वक्त प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। कौन खाते थे? 163 करोड़। और आपने 2013 में बदलाव करने के बाद आज इनकम कितना बढ़ा है वो भी मैं बता देता हूं। जरूर। हो गया 166 करोड़। 3 करोड़ बढ़ा है। कैसे मंजूर कर सकता है हम लोग इस महान सदन में बैठ करके? अगर इतना 10 सालों के बाद भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ बढ़ता है, तो ये हम कभी मंजूर नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बिल पेश करने के बाद एक एक कर तमाम पार्टियों ने इस संशोधन बिल पर अपनी राय रखी। आपको एक एक कर तमाम पार्टियों की राय सुनाएंगे, मगर उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि आखिर ये वक्फ है क्या। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही ये तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन के लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर रोक लगाई जा सके। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसके एक उदाहरण में सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। इसके बाद साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में यह लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। 108A ये हटाना चाहते हैं, जिसमें पावर टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ओवरराइडिंग का सर, ये आज भी विभिन्न स्टेट एक्ट्स में ये है।
तेलंगाना के एक्ट में आज भी ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, तमिलनाडु के एक्ट में आज भी ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, आज भी आरटीआई एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2000 में, नालसा जैसे यूनिवर्सिटी में ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। तो इसीलिए आपको सिर्फ यहां पर आपको ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपको मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे एक्ट्स में जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, सेक्शन 108A के द्वारा सिमिलर प्रोविजंस है, उसमें आपको तकलीफ नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सरकार की ओर से दिए गए कई तर्कों का खंडन करते हुए यहां तक कहा कि आज एक विशेष समाज की जमीन पर सरकार की नजर है, इसलिए ये बिल लेकर आई। जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें, हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है एनी पर्सन showing or demonstrating that he is practicing Islam। देखिए सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितने दुख की बात है कि भारत नहीं है, क्या बात कर रहे हो, हिंदू थोड़ी है। भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है, ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है। सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो? ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? इसके बाद जब बारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव की आई, तो वो भी वक्फ संशोधन बिल के जरिए सरकार के बखिया उधेड़ने से पीछे नहीं हटे। इस बार जो वक्फ बिल लाया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी कोई एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन बिल में कई खामियां गिनाते हुए यहां तक कहा कि ये बिल मुसलमानों की जमीन और दुकानें छीनने की एक बड़ी साजिश है। सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य
मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम न मानकर उच्च न्यायालय में लेकर जाने की अनुमति देना दरअसल जमीनी विवाद को लंबी न्यायिक प्रक्रिया में फंसाकर वक्फ भूमि पर कब्जों को बनाए रखने का रास्ता खोलेगा। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नियत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। न सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बल्कि विपक्ष के कई और पार्टियों ने भी सरकार की ओर से पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल का लोकसभा में कड़ा विरोध किया। On behalf of All India Trinamool Congress, under the leadership of the Mamata Banerjee, I strongly oppose the bill in entirety. Madam, the spirit of my speech is, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद भी जेपीसी में था और दुर्भाग्य की बात है कि जेपीसी में आखिर तक क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कभी नहीं हुई और यही कारण था क्योंकि जेपीसी में हमने देखा कि नॉन स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जाता था। अब ऐसी स्थिति में आप जब एक आध बिल लाते हो तो आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हो, और ये देखने के बाद हर वक्त हमें महसूस हुआ है आप लोगों की कतनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आपको जो बिल लाने में किसी को न्याय देने की प्रक्रिया नहीं है आपके मन में। यह न तो कोई निजी निकाय है न ही इसकी भूमि निजी प्रकृति की है। यह अनुच्छेद 12 द्वारा शासित है। इस समिति में कलेक्टर की नियुक्ति करके इसकी कमजोर किया जा रहा है। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मामला बनता है और यह भारत सरकार द्वारा भूमि हड़पने का एक बड़ा षड्यंत्र भी है। पिछले 10 सालों में जब भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सत्ता में आई है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर लगातार हमला कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने बार बार कहा कि इस शासन के तहत संवैधानिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है। एक तरफ भाजपा खुद को अल्पसंख्यक हितैषी बताती है, लेकिन भारत की संसद के भीतर एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इससे जाहिर है कि कितना बड़ा हितैषी है। आज इनकी नजर समाज के एक अल्पसंख्यक समुदाय के जमीन पर है, कल इनकी नजर अन्य अल्पसंख्यकों की जमीन पर भी जाएगी। एक तरफ जहां विपक्ष के तमाम दलों ने एक सुर में मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया, तो वहीं एनडीए में शामिल दलों ने बिल के समर्थन में अपनी राय रखी। तब से ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ। ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका पूर्ण समर्थन करती है, पारदर्शिता का समर्थन करती है और पारदर्शिता को लाने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि यह बिल किसी धर्म और धार्मिक समुदाय के विरुद्ध नहीं है। उसमें संपत्तियों के प्रबंधन के लिए है, समाज सेवा के लिए है, परोपकार के लिए है, जन कल्याण के लिए है। और मैं इस सम्मानीय सदन में विनम्रता पूर्वक इस विधायक के समर्थन में अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से समर्थन करके इस सदन में व्यक्त करता हूं। ये जो बिल है 2011-12 में 25% मुसलमान गरीब रेखा से नीचे थे। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक कड़वा सच है, जो दशकों से चली आ रही उपेक्षा और तुष्टीकरण की नीतियों का परिणाम है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह बिल न तो किसी समुदाय के खिलाफ है, न ही किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए।
ये बिल पारदर्शिता लाने का वादा करता है। ये वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त करने का संकल्प लेके आता है। धन्यवाद। यानी लोकसभा में दोनों ही तरफ से बिल के पक्ष और उसके खिलाफ सियासी दलों ने अपनी अपनी राय रखी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वक्फ बिल पर सरकार की तरफ से एक एक पहलुओं को स्पष्ट किया। वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड ये 1995 से आए। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मैं कह सकता हूं कि वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। खैर, वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े बिल को लेकर इस वक्त देश में जबरदस्त तरीके से सियासी हंगामा मचा है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सरकार के मंशा पर यह कहकर सवाल उठाया है कि क्या सरकार इस तरह दूसरे धर्मों में भी हस्तक्षेप करेगी। अगर हमारे यहाँ तब्दीली कर रहे हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू एंडाउमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख एंडाउमेंट में भी तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, तो इट मींस इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। तीसरी बात ये कि ये लिमिटेशन का जो कानून है, लिमिटेशन का कानून ये कि किसी प्रॉपर्टी पे कहीं आपने 12 साल तक कब्जा किसी ने कर रखा है, तो वो प्रॉपर्टी को अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। ये एग्जेम्पशन सिर्फ वक्फ बोर्ड को नहीं हासिल है, वक्फ प्रॉपर्टी को हासिल नहीं है, ये हिंदू एंडाउमेंट को भी हासिल है, ये सिख एंडाउमेंट को भी हासिल है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी हासिल है और बहुत सारी और प्रॉपर्टीज को हासिल है। लेकिन आप वक्फ से ये एक्सेप्शन छीन रहे। बहरहाल इस वक्त देश भर में 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है जो वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत देश के कई राज्यों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। जाहिर है, मौजूदा मोदी सरकार की ओर से लाए गए वक्फ संशोधन बिल के बाद